हेलो हेलो। आज हमें कैसे भी किरचॉफ के नियम को टच करना पड़ेगा, वरना अपना कल ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। अब कल ये चैप्टर नहीं हो पाएगा मतलब फिर इसका परसों न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा। एक इधर मोड़ दो। तो कल की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे उसको थोड़ा एक बार रिवीजन मान लेते हैं। हम लोग ने पढ़ा था विद्युत शक्ति के बारे में। इसको हम P से दर्शाते हैं। सामर्थ्य भी लिखा रहेगा तो डरना नहीं। विद्युत शक्ति में हमने ये बताया था कि P इक्वल टू होता है W/T। ठीक, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर, इसके कई टर्म हो सकते हैं। किसी विद्युत उपकरण द्वारा कार्य करने की दर। अब कार्य करने का दूसरा भी मतलब होता है ऊर्जा व्यय करने की दर। ऊर्जा व्यय करने की दर। कोई विद्युत उपकरण कितने समय में कितना जूल खर्च कर रहा है वही उसकी शक्ति कहलाती है। अब जो ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा होगा वो ज्यादा शक्तिशाली, जो कम ऊर्जा खर्च कर रहा होगा कम शक्तिशाली। ये सब हमने कल पढ़ लिया था। यहाँ से इसका मात्रक निकालते हैं तो मात्रक क्या आ जाता करता है, ये W/T है ना, तो W/T यानी जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकंड को ही क्या बोला जाता है, वॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वॉट। ठीक है, वॉट वैज्ञानिक के नाम पे पता नहीं क्या है, वॉट WATT। कोई दिक्कत। अच्छा, तुम लोग को पता है गैल्वेनिक सेल क्यों कहते हैं उसको? और जो वोल्टी सेल गैल्वेनिक सेल था, वोल्टी सेल तो अलेक्जेंडर कुछ था ना, वोल्टा नाम था। गैल्वेनिक सेल भी गैल्वानी नाम था साइंटिस्ट का, गैल्वानी। तो गैल्वानिक में सी लगा दिए तो गैल्वेनिक हो गया। तो P इक्वल टू W/T, यहाँ से हम W की वैल्यू रख दिए थे। W इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है W/Q। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू V, या फिर V इंटू Q बोलना चाहिए हमें। तो इससे नया फार्मूला क्या बन जाएगा, P इक्वल टू VQ/T। Q की वैल्यू रख देते हैं IT, तो ये कट जाता है, तो ये आ जाता है P इक्वल टू VI। ये सब कल बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक, अब P इक्वल टू VI से हम एक नया फार्मूला बना सकते, फार्मूला क्या मात्रक बना सकते हैं। यह क्या है, विभव। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो एक मात्रक ये हो गया, दूसरा मात्रक क्या आ जाएगा, दूसरा मात्रक आ जाएगा वोल्ट। ये एक क्यों लगा, वोल्ट इंटू एम्पियर है ना, वोल्ट इंटू एम्पियर बन जाएगा एक नया फार्मूला। ये रिक्त स्थान में पूछ लेता करता है। मान लो आ गया 1 वाट, 1 वाट बराबर आ गया 1 रिक्त स्थान गुणे 1 रिक्त स्थान, ऐसे आ गया। अब तुम बोल दो हम तो वाट को बटे में पढ़े थे। वाट को यहाँ किस रूप में पढ़े हो, बटे के रूप में पढ़े हो। तो वाट को वहां पे कैसे लिखोगे, तो वाट को वहां लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 वोल्ट इंटू एम्पियर आता है। ऐसे परेशान करने को पूछ लेता करता है, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान दिया करो। इसके दो फार्मूले। अब यहाँ से हम और वैल्यू रख रख के ला लिए थे। अगर आई की वैल्यू रखे V/R, आई इक्वल टू V/R, हाँ V/R रखेंगे तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, V²/R, एक फार्मूला। और अगर V की वैल्यू रख दें, V की वैल्यू क्या होती है IR, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, I²R, एक और फार्मूला आ गया। ठीक है, फिर हमने इसके बारे में एक चीज जानी थी, क्या, ऊर्जा से रिलेटेड एक टर्म पड़ा किलोवाट आवर। इसमें छोटी छोटी बातें हमने देख ली थी। KWH क्या होता है, सॉरी हॉर्स पावर क्या होता है, KW क्या होता है, मेगावाट क्या होता है, किलोवाट मेगावाट, ये सब देख लिया था हमने। फिर हमने एक यूनिट के बारे में देखा, तुम लोग को बोला था मैंने बिल बनाना। एक यूनिट बराबर क्या होता है, 1 KWH किलोवाट आवर, जो कि 36 लाख जूल के बराबर आया था, है ना, आया था कि नहीं, 36 लाख जूल एक यूनिट। इसको कैसे लिखते हैं कि यूनिट बराबर क्या लिखते करते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, है ना। ये बात याद रखना। और किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट के विद्युत उपकरण को 1 घंटे चलाने पर जितनी ऊर्जा व्यय होती है वही 1 किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसमें इंपॉर्टेंट बात मैंने 1000 बार चिल्ला चिल्ला बताई थी, ये शक्ति का मात्रक नहीं, ये शक्ति नहीं है, बल्कि क्या है, ये विद्युत ऊर्जा है। वही जो कार्य आ रहा है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा के छोटे मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं, है ना। ऊर्जा का छोटा मात्रक जूल होता है। जूल को ही हम क्या कहते हैं, वाट इंटू सेकेंड कहते हैं ना। जब इसी को बड़ा मात्रक बोल देते हैं तो यूनिट बन जाता है। यूनिट का मतलब होता है किलोवाट इंटू आवर। सेकंड से बड़ा कौन होता है, मिनट होता है, लेकिन थोड़ा और चलिए। तो किलोवाट आवर, तो ये छोटा मात्रक है और ये बड़ा मात्रक है। तो किलोवाट आवर है क्या, असल में किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। और इसका मतलब क्या होता है कि 1 किलोवाट के विद्युत उपकरण को 1 घंटे चलाने पर जितनी ऊर्जा व्यय होती है वही 1 किलोवाट आवर कहलाती है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में एक यूनिट कहते हैं। इसका मान 36 लाख जूल के बराबर होता है। खत्म। ठीक है, और इसी के साथ हमने बिजली का बिल वगैरह भी देख लिया था कैसे बनाते हैं। अब आते हैं हम आगे फिर विद्युत सेल में। वो थर्मिस्टर वगैरह सब फालतू चीजें तो तुम्हारे कोर्स से ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। अब बढ़िया दिख रहा, बहुत अंधेरा हो गया होगा ना, बहुत ही अंधेरा हो गया। ये वीडियो कैसे ऑटोमेटिक घूम गया यार।
नहीं यार खोलो, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, बहुत अंधेरा है। खोल ही दो उसको, लेकिन बुक ऐसी जगह रखो कि चमके ना, फिर मैं दिखाई नहीं दूंगा। फिर बाकी चीजें अपने को ज्यादा ध्यान नहीं देना। फ्यूज तार, थर्मिस्टर, विद्युत सेल। विद्युत सेल बस पेपर में आया था कि विद्युत सेल क्या है, प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल के बारे में बताओ, बनी न जाएगा। हो गया, खोल दो, पूरा खोल दो, तो तुमको आज चमक रहा है, इधर नहीं चमकता, पूरा खोल दो। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में बताओ, हो गया था ना। अब आता है, जब सेल हमने पढ़ ही लिया था, सेल में ये पता चला कि ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बताया था ना। अब सेल में दो चीजें आती हैं, एक होता है सेल का विद्युत वाहक बल और एक होता है सेल का विभवांतर, ठीक है। वो दोनों चीजें हमें पढ़नी है, ठीक। तो सेल का विद्युत वाहक बल और विभवांतर। पहली बात तो अपनी बुक में सबसे बड़ी गलती क्या है उसको समझेंगे। सेल का विद्युत वाहक बल बाद में पढ़ते हैं, पहले विभवांतर पढ़ लेते हैं। सेल का विभवांतर, विभवांतर को नॉर्मली किससे दर्शाया जाता है, V से। V बस यही है कि वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज आवेश प्रवाह की दिशा बताता है और आवेश को प्रवाहित कराता भी है। मतलब वोल्टेज होता क्या है, एक प्रकार का बल जो विस्थापन कराता है आवेश का। बहुत बड़ी बात बोलिए, वोल्टेज एक प्रकार का बल है जो विस्थापन कराता है आवेश का, ठीक है। तो एक प्रकार का बल है जो विस्थापन कराता है आवेश का, और इसी को क्या कह दिया जाता है, ये है ना, भी कह दिया जाता है। और यही चीज क्या होती है, अपनी W होती है ना। मतलब आवेश को परिपथ में चलाने में जो कार्य होता है वही क्या कहलाता है, विभव, ठीक है। अब जिसमें कार्य ज्यादा होगा तो उसका विभव ज्यादा कहला जाएगा, जिसमें कार्य कम होगा उसका विभव कम कहला जाएगा। इसमें जैसे कोई भी सर्किट हो गया, ये प्लस ये माइनस, इनमें ज्यादा डिटेल मत जाओ, अपने काम की है ही नहीं वो सारी डिटेल, है तो इसमें बहुत डिटेल। यहाँ पर ये जैसे है, मान लो यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक। बल्ब कहाँ लगा रहा हूँ, ऊपर लगा दो, ये बल्ब लगा है। अब यहाँ प्लस से इधर साइड कौन जाएगी, इधर प्लस क्यू चार्ज चल रहा है, तो प्लस क्यू चार्ज इधर से इधर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इस बैटरी ने कुछ क्या क्रिएट किया होगा, विभवांतर क्रिएट किया होगा, ठीक है। तो इस सेल का विभवांतर होता करता है। जैसे कोई भी सेल हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, शुष्क सेल पढ़ा था, शुष्क सेल, तो उसमें ऐसे टोपी पढ़ी थी हमने, ऐसे होती है ना। तो इसमें हमने देखा विभवांतर आता था, यहाँ पे प्लस आता था और यहाँ पे माइनस। जिंक के सरफेस में माइनस आता था। माइनस का मतलब हो जाता करता है कैसा है, लो वोल्टेज है, और इसका मतलब क्या है, हाई वोल्टेज। तो दोनों सिरों के बीच क्या कर देता है, विभव में अंतर कर देता है। अंतर होने के कारण जब इसमें हम तार जोड़ देते हैं और कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो उसमें करंट चल देता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी भाषा है इसकी, ये आवेश को पूरे परिपथ में चलाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक है। जनरली हमने देखा है कि 1.5 वोल्ट के रहते हैं और 1.3 वोल्ट तक, है ना। लेकिन इसमें एक और चीज आ जाती करती है, विद्युत वाहक बल। तो पहले इसकी तुम परिभाषा देख लो, नीचे वाला, अच्छा नीचे वाला बाद में, पहले विद्युत वाहक बल ही है। विद्युत वाहक बल ही ध्यान दे लो। ये विद्युत वाहक बल विभवांतर कहाँ होता है, बात अलग अलग होती है। अंतर देख लो तो पहले ये क्लियर हो जाए। सबसे पहले दोनों में अंतर देखो, बुक में लास्ट में तुम्हें मिलेगा। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इसको कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट में इसको क्या कहते हैं, ईएमएफ, और इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, वी कहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगह इसको टर्मिनल वोल्टता कह देते हैं, तो इससे डरना नहीं। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम नॉर्मल भाषा में क्या कह सकते हैं, विद्युत वाहक बल। इसमें एक बहुत बारीक अंतर है, बस वही अंतर समझ लो, बाकी तो सब लल्लू लाल अंतर है। और एक होता है इसका टर्मिनल वोल्टता। क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता। और जो अभी मैंने फार्मूला बताया वो तुम्हारी छोटी क्लास वाला, छोटी क्लास नहीं, सेकंड चैप्टर वाला फार्मूला था, V=W/Q। ये सारे बने उसी से हैं, बस तुम्हें ध्यान ये देना है कि एक ज्यादा होता है और एक कम होता है। हाँ सही चल रहा है, ठीक। तो टर्मिनल का मतलब क्या होता है, सिरे, है ना। तो जैसे कोई ये है बैटरी, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ और यहाँ से अगर कोई वोल्टेज लिया जाएगा तो वो हो जाता करता है टर्मिनल वोल्टता। लेकिन अगर पूरे सेल में पूरे परिपथ की बात करते हैं तो क्या कहला जाता करता है, विद्युत वाहक बल। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो होता करता है ये बिना कनेक्शन के भी बताया जा सकता है, और ये तभी बताया जाता है जब उसमें कनेक्शन हो। सबसे मेन अंतर असल में यही वाला है जैसे सेल खरीद के लाए छोटा सा, तो सेल में लिखा रहता है कि इसमें 1.5 वोल्ट है, लिखा रहता है ना। कोई भी सामान खरीदते उसमें लिखा रहता है। अगर वो एनर्जी सोर्स है, मतलब वो ऊर्जा देने का काम
करता है। जैसे मोबाइल के अंदर बैटरी है, इस माइक में भी बैटरी लगी होगी, है ना। पंखे में बैटरी लगी है क्या? नहीं तो पंखे में वोल्ट नहीं लिखा रहेगा। जो हमको एनर्जी देने वाला काम करते हैं उनमें लिखा रहता करता है कि ये इतने वोल्ट का है सॉरी। अब ये जो चीज लिखी है ये कभी भी टर्मिनल वोल्ट का नहीं होते, ये हमेशा क्या होता करता है, EMF। ठीक, अब इसके नाम को थोड़ा समझ लो। पहली बात ये समझ गए ना कि ये बिना कनेक्शन के बताता है और ये तभी बताता है जब उसमें कनेक्शन हो। ठीक है, तो कनेक्शन होने पर जो वोल्टेज आता है वो क्या होता है, टर्मिनल वोल्ट का, और बिना कनेक्शन के उसके अंदर जो पाया जाता है पावर वही क्या कहलाता है, EMF। F का मतलब फोर्स। अब कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोटिव का यहाँ मतलब है मोशन से, मोटिव का क्या मतलब है, मोशन से। मोशन का मतलब क्या कराए, गति कराए, यानी ऐसा बल जो इलेक्ट्रो यानी आवेश को ही गति कराए। विद्युत को बहाने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब सेल के अंदर इतना वोल्ट है, इतना पावर है जो करंट को बहा सकता है, समझे। और डिपेंड करता है रेजिस्टेंस कितना है, तो करंट हम बता लेंगे ना V/R करके। तो ये जो शुरू में दिया होता है बिना कनेक्शन के, जब कोई भी सेल हम खरीद के लाए उसमें जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या होती करती है, उसकी EMF। ठीक है, EMF को जनरली बुक में मैंने गलत ही दे दिया है, हो गया वो क्या है, ये वाला चिन्ह थोड़ा मिल नहीं रहा था, बड़ा सा मिल रहा था तो छोटा वाला मिल रहा था। एप्सिलॉन होता है ना, एप्सिलॉन बना दो बहुत छोटा हो जाता है, और ये ऐसे बनाना चाहिए। तो जब नोट्स में बनाना तो EMF को हमने पूरी बुक में ई दिया है ना, ई नहीं होता, इसको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो जब पेपर ओपर बनाना तो ये वाला मत बना के चले आना, हो सकता है नंबर काट ले मास्टर, क्योंकि ये जब हम वेक्टर लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो तो भाई नॉर्मल सा वोल्टेज। ये वाला कब की बात है, जब हमने इसमें बैटरी के किनारे कोई भी प्लस माइनस के भी तार नहीं जोड़ा है, तो ये तार में नहीं बताता है, ये उसके अंदर की बात कर रहा है कितना पावरफुल ये है। ये वाला क्या होता है, जब इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो टर्मिनल वोल्टता हमें मिल जाती करती है। ठीक, अंतर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर देख लो फिर परिभाषा पढ़ेंगे, जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अंतर सबको दिख रहा है ना अंतर में देखो पहला वाला जो लिखा हुआ है उसमें लिखा विद्युत वाहक बल में जब सेल से धारा नहीं ली जाती। समझ रहे हो बात को, हम सेल ले आके रखे हैं और सेल रखा हुआ है, सेल से हम करंट नहीं ले रहे हैं, तब की बात है। मतलब सेल में इधर इधर कोई भी तार नहीं जोड़े, जब सेल से धारा नहीं ली जाती तब इसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर है। तो विद्युत वाहक बल क्या है, जब सेल से धारा नहीं ले रहे हैं तब इसके दोनों इलेक्ट्रोड का मतलब कैथोड और एनोड। भाई जिंक का पात्र है तो एनोड हो गया हाँ, और ये क्या हो गया, कार्बन कैथोड हो गया। इनके बीच का जो विभवांतर है वो बिना धारा प्रवाहित किए वही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। अर्थात ये खुले परिपथ का विभवांतर है। खुला परिपथ यानी कनेक्शन नहीं है, ये थोड़ा सा अजीब लगता है ना, खुला परिपथ ओपन सर्किट, यानी इसमें कोई भी कनेक्शन अभी नहीं किया गया है। और ये वाला कब है, टर्मिनल वोल्टता, जब इसमें कनेक्शन हो। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात, जब सेल से धारा ली जाती है या सेल को धारा दी जाती है। इसीलिए दो प्रकार का होता है, एक माइनस वाला फार्मूला तो एक प्लस वाला फार्मूला। बुक में तुम्हें एक जगह नोट में मिल जाएगा, पेज नंबर 27 में ऊपर नोट लगा है, पेज नंबर 27 में ऊपर नोट लगा है। जिसको ये नोट्स खरीदना हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके खरीद सकता है। ये बर्बाद कर दिया है ठीक, ये नोट्स लेने का फायदा यह है कि क्लास की सामग्री लिखी लिखान मिल जाएगी, बाकी मिल तो सब परीक्षा दिन में भी जाता है। 27 में लिखा है ना ऊपर, सेल से धारा लेने पर अलग है, सेल को धारा देने पर अलग है। तो हमने विभवांतर में क्या देख लिया, जब सेल से धारा ली जाती है, ठीक है, या फिर सेल को धारा दी जाती है तो उसके इलेक्ट्रॉनों के बीच का विभवांतर है। मतलब ये बंद परिपथ का मतलब ये परिपथ क्या है। अच्छा पढ़ने आए हो आप, बड़ा जल्दी आए हो। यहाँ पर क्या है, जब परिपथ में कनेक्शन हो, कनेक्शन का मतलब यहाँ पर बल्ब वोल्ब लगा हो, ऐसे ना जोड़ देना प्लस माइनस, जीरो हो जाएगा, फिर बोलोगे हमारा बैटरी चुक है, फिर जीप में लगा चेक करोगे कि है कि नहीं। मैं नहीं कर पाता चेक, तुम लोग कर लेते हो, क्यों बंद कर रहे हो, धूप आती है, हो गया बंद कर लो ना। नहीं मैं सोचा कि अंधेरा हो जाता है, कुर्सी और इधर कर लो ना तो ना लगे धूप, और इधर कर लो ना, अरे ना दिक्कत हो मतलब इसलिए। क्या क्या भरे हो अंदर, तुम्हारा सगला EMF बाहर आ गया, ये लो खत है क्या, नहीं कुछ नहीं। अब देखो पहली बात हमने क्या समझ ली, जो पहली बात हमने समझी इसमें बिना करंट के यानी खुले परिपथ की बात है।
खुले परिपथ का विभवांतर क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। इसमें पहली बात हमने क्या जान ली? बंद परिपथ का विभवांतर। ये है बंद परिपथ का विभवांतर। तो बंद परिपथ का विभवांतर कहलाता है मेन वाला विभवांतर यानी टर्मिनल वोल्टा, और खुले परिपथ का विभवांतर। दूसरी बात हमने क्या समझी? ये तब है जब धारा प्रवाहित ना हो रही हो। ये वाला कब है? जब धारा प्रवाहित हो रही हो, क्योंकि ये वाला विभवांतर तभी आएगा ही जब धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि V प्रोपोर्शनल क्या होता है? I, समझे? ये तभी आएगा जब करंट प्रवाहित होगा। तीसरी बात आती करती है कि ये किसी सेल का अधिकतम विभवांतर होता है। ठीक है, आपको बुक में अगला पॉइंट मिल जाएगा। यह सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज है। ठीक है, और उसमें क्या लिखा है? विभवांतर में यह सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज से कम होता है। ये कब की बात है? जब हम डिस्चार्ज कर रहे हो। ये दोनों फैक्टर हो सकते करते हैं। यहाँ जो ईएमएफ है ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है? V। ईएमएफ की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या होती है? V। ऐसा हमेशा नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि कब क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक, कब चार्ज अगर कर रहे हैं। देखो, अगर हम सेल को चार्ज कर रहे हैं या फिर डिस्चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज करने मतलब हम सेल को यूज कर रहे हैं। यूज कर रहे हैं तो जो E की वैल्यू है वो ग्रेटर देन V आएगी, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगी? V की वैल्यू लेस देन E। ये तो होती ही है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हो? चार्ज कर रहे हैं, इसी में लिख देता हूं। चार्ज करेंगे तो जो V है इसका मान क्या हो जाएगा? V का मान ज्यादा हो जाएगा। V का मान ज्यादा हो जाएगी। हो गया, इधर क्या है लिखना, वही बात तो है ना? समझे बात को? कैसे? जैसे मान लो कोई सेल है, ये 1.5 का है। ठीक, सेल है बैटरी। अब 1.5 तो इसका E कहलाएगा, यानी ईएमएफ कहलाएगा। क्लियर है? ये बिना कनेक्शन की बात है। अब अगर हम इसमें और आवेश देने लगे यानी हम इसको क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। जब आवेश देते हैं तो आवेश जितना दिया जाता है उसके अनुपात में उसका विभव बढ़ता है। तो जब आवेश देंगे तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका ये जो V होगा, ये V क्या हो जाएगा? चार्ज करने पर E से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? बाकी नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये वाली कंडीशन ही होती है ट्रू, ये जो नॉर्मली देखा जाता है। ठीक है, तो जो ईएमएफ होता है वह किसी भी सेल का अधिकतम विभवांतर होता है ना? जब कनेक्शन करोगे तो जाहिर सी बात है वो 1.5 से तुम्हें कम ही दिखाएगा। जैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो लिखा कितना है उस सेल में? 1.3, लेकिन जब उससे तुम करंट लोगे तो 1.5 कभी नहीं दिखेगा। 1.3 बोल दिया था क्या मैं? तो वो 1.5 तुम्हें कभी नहीं दिखाएगा ही नहीं 1.5, वो पक्का उससे थोड़ा सा कम ही दिखाएगा। तो इससे क्या पता चलता है? जो सिरों पर विभवांतर है यानी यहाँ और यहाँ वाला विभवांतर है, ठीक है, वो विभवांतर हमेशा इससे क्या रहेगा? कम रहेगा। लेकिन ये दोनों अलग अलग फैक्टर हो, तुम आगे समझ जाओगे। इसके बाद अगली बात है कि विद्युत परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहता है, मतलब इसको परिपथ से फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब तुम ये बात अपने से भी समझ सकते थे। यहाँ क्या बोला गया? परिपथ भंग होने पर E रहेगा, मतलब E रहेगा, लेकिन परिपथ भंग होने पर भी नहीं रह जाएगा। परिपथ भंग होने का मतलब है धारा प्रवाह में हम कुछ ना कुछ दिक्कत डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे करंट चल रहा है, अगर तोड़ दिए तो करंट जाना बंद हो गया तो फिर वोल्टेज कहाँ से आएगा? क्योंकि वोल्टेज यहाँ करंट के समानुपाती नहीं, ओम का नियम अगर बात करें तो। बाकी यहाँ ओम का नियम नहीं लगा रहे हैं इसका प्रतिरोध का अलग फार्मूला ही होता है। तो परिपथ अगर सही है, सलामत है, तभी इसका अस्तित्व रहेगा। अगर परिपथ भंग हो गया तो भी ये रहा आता है। कैसे? भाई तुम सेल लेके आए हो, इसमें बिना परिपथ है कि ये 1.5 वोल्ट बता रहा था, है ना? तो इसको परिपथ की क्या कोई खास जरूरत है? नहीं, ये परिपथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक, अगला पॉइंट क्या बोला है? यह प्रतिरोध पर भी निर्भर नहीं करता। अब देखो, परिपथ पर निर्भर नहीं कर रहा है तो उसके प्रतिरोध पर भी निर्भर नहीं करेगा। परिपथ यानी तार जो लगा है, अब तार के प्रतिरोध से इसको कोई असर पड़ेगा? तार के प्रतिरोध से इसका ईएमएफ कम ज्यादा होगा? नहीं होगा कम ज्यादा ये वाला होता है, ये वाला होता है V=IR। ये वाला प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ये किसका है? चालक तार का प्रतिरोध, है ना? चालक तार का प्रतिरोध लिख दो, नहीं तो बोलेंगे चालक तार क्यों लिखा है। ये चालक तार का प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है और ये वाला परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये परिपथ से इसको मतलब ही नहीं है, केवल सेल के अंदर की मटेरियल का पावर है। ये लास्ट पॉइंट है आपका। इसे विभव मापी से मापा जाता है और इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है।
अब दोनों में अंतर क्या है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। पांचवा पॉइंट क्या बताया, ये आर पर निर्भर करता है। अरे भाई, ये आर पर निर्भर करता है, इसमें पांच नहीं करता, सॉरी नहीं करता, यह है आर पर निर्भर करता है। ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा देखो, इसको अंतर को याद करो, अंतर याद कर लिए तो सब आ गया। परिभाषा 5 पॉइंट लिख दो कि परिभाषा मस्त अब यहाँ आते हैं दो उपकरण, है ना, और दोनों उपकरण के बारे में कौन कौन जानता है। ये परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहता है, परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि ये परिपथ में बहने वाली धारा पर निर्भर करता है। और ये जब परिपथ ही नहीं है तो ये आर पर निर्भर नहीं करता, नहीं है, और ये आर पर निर्भर करता है। छठवां पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि पहले इससे 2 नंबर के एक खाली क्वेश्चन आ जाता था, अब नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो कोर्स से हट गया टॉपिक। तुम लोग पानी बदले हो लगता है, तो वो पानी मीठा कैसे हो सकता है? तो मुझे इसका टेस्ट क्यों बदला बदला लग रहा? कुछ तो माजरा है। इसको विभव मापी से मापा जाता है। किससे? विभव मापी से। और इसको मापा जाता है वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर आप सबने देखा है, जो भी हम लोग के घर में उपकरण है उनमें वोल्ट मीटर लगा रहता है। खास तौर पर किसान भाई होंगे हमारे कुछ टीवी में नहीं आता करता, किसान भाई रवि की फसलों में ये बात। तुम लोग में भी यूरिया वाला मैसेज आया है? नैनो यूरिया वाला नहीं आया? तुम लोग रद्दी किसान है। वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर, अरे वोल्ट मीटर में क्यों बोल रहा हूँ, वोल्ट मीटर ऐसा होता है, ऐसे भी बना रहता है और यहाँ पे ऐसे रहता है, 100, 200, 300, 400 ऐसे लिखा रहता करता है, समझे। अब आजकल डिजिटल वाला आ गया है, लाल लाल रहता करता है, 80 रुपए वाली घड़ी जैसे, ठीक। और बहुत तरह के होते हैं, 4 कोने का भी होता है, बस इसके बीच में भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? भी। एक होता करता है ऐसे, उसमें ए बना रहता है, वो अमीटर होता है। अमीटर करंट नापता है, ये वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, लेकिन ये वोल्टेज सिरों के बीच नापता है, यानी टर्मिनल वोल्टेज बताता है, वोल्टता ही वोल्टेज, ठीक है। वो ता हिंदी मीडियम में लगाया जाता करता है। विभव मापी क्या होता है? अब जैसे मैंने तुम्हें एक नॉर्मल सी बात बताई कि ये तो 1.5 वोल्ट है, चलो अंदर है ना, लेकिन जैसे ही परिपथ में कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। और जब इसमें नापेंगे तो ये और कम बताएगा, इससे नापेंगे तो 1.5 वोल्ट कभी नहीं बताएगा। वोल्ट मीटर में जो भी बताएगा वो हमेशा 1.5 वोल्ट से कम ही बताएगा। क्यों है इसका रीजन समझते हैं। और जो विभव मापी नापेगा फिटम फिट 1.5 वोल्ट बताएगा। ऐसा क्या है विभव मापी में, ऐसा क्या है और वोल्ट मीटर में ऐसा क्या है, ठीक। इसको समझने के पहले ये वाला एक बार रिवाइज मार लो, रिवीजन मार लो, रिवाइज कर लो। हाँ, वर्ब
तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने क्या बताया, यह एक प्रकार का फोर्स है जो इलेक्ट्रो को मोटिव कराता है मोशन कराता है, यानी विद्युत को बहाने वाला बल। तो इसको कहा जाता करता है किसी भी खुले परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बहाने में किया गया कार्य। वो फार्मूला वही है, अगर तुम फार्मूले की बात करोगे E=W/Q ही आएगा, और इसका भी फार्मूला क्या होता है, V=W/Q ही आएगा। ठीक, अच्छे समझ लो इसको। अगर ये बन गया तो तुमसे 90% परिभाषा वाला मटेरियल सब बन गया, उसमें यही लिखा है। इसमें बताया गया कि यह खुले परिपथ का विभवांतर होता है। खुले परिपथ का विभवांतर यानी जब उस सेल में धारा प्रवाहित ना हो रही या फिर सेल से हम धारा ना ले रहे, मतलब सेल में कोई भी कनेक्शन ना हो। और ये वाला क्या है, ये बंद परिपथ का विभवांतर। बंद परिपथ का मतलब होता है कि तार जुड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा ऐसे एक कनेक्शन डन है, और यहाँ पे क्या लगा दिए हम, बल्ब लगा दिए। ठीक है, एलईडी लगा दी है छोटी सी रिमोट वाली निकाल के, जो कि जलेगी ही नहीं वो इंफ्रारेड होती हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देती, उसमें माइक्रो तरंगे होती करती हैं, तब ना कनेक्ट हो जाती है। तो बंद परिपथ का विभवांतर का मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, और जब धारा प्रवाहित होती है तो जाहिर सी बात है उसमें प्रतिरोध आता है, अब प्रतिरोध आता है तो वोल्टेज क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि अगर हम नॉर्मल अवस्था में देखें, जब हम यूज कर रहे हैं, जब हम सेल से करंट ले रहे हैं, तो करंट लेने में अगर बात करें तो टर्मिनल वोल्टता हमेशा कम होती है ईएमएफ से, यानी जो ईएमएफ होता है ये हमेशा सबसे ज्यादा वैल्यू बताता है। यानी सेल से अगर हम करंट लेंगे तो जो भी वोल्टेज दिखाएगा वो हमेशा 1.5 वोल्ट से क्या रहेगा, कम। अगर हम छोटे वाले सेल की बात करें तो ड्यूरा सेल कितने का होता है, 3 वोल्ट का रहता है। टीवी में बड़ा प्रचार दिखाता है, हैवी गुड्डा वगैरह दिखाता है, मैं कभी नहीं खरीदा ड्यूरा सेल, तुम लोग खरीदे हो? अरे यहाँ पैनासोनिक का भर मिलता है ना, पैनासोनिक है। बता, ये सब ऐसी कंपनियां हैं जो अंडरग्राउंड हैं, इन पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान टाटा कंपनी में रहता है, अंबानी में रहता है, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत बारीकी से पैसा छाप रही है ना। लेकिन कितनी मस्त चीज बनाया है ना, घड़ी उड़ी में लगा दो, बढ़िया, बहुत बढ़िया चल जाता है। आज सस्ती चीजें, ऐसी चीज बनानी चाहिए। ठीक, गाड़ी उड़ी भी ऐसी बनानी चाहिए जो टिके, जैसे पहले के लोग बनाते थे। हमारी अल्टो सोचो 15 साल पुरानी, आज तक घासू चल रही है। यहाँ लोग नई गाड़ी खरीदते हैं, खराब हो जाती है। स्विफ्ट को तो खरीदो, जंपिंग में कूदा दो, स्विफ्ट कूद जाती है उसके साथ अंजर पंजर डीले। चार्ज करते हैं तो क्या होता है, चार्ज करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाता है, चार्ज देने पर वोल्टेज बढ़ता है, ये तो पता होगा। ठीक, 2 पार्ट पढ़ के आए हो, अच्छा 3 पार्ट चल रहा है। तो फिर यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टता है ये क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। बल्कि इसको मैं ऐसे यहाँ पे एक नोट करके लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि चार्ज करने पर इसको आगे हम पढ़ेंगे V is greater than E। ये बात पल्ले पड़ रही है, जब चार्ज करते हैं तो 1.5 वोल्ट से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सब हमने पढ़ा था ना, संधारित्र की परिभाषा याद है? ठीक है, चलो याद है तो अभी 3 पार्ट चल रहा है। परिपथ भंग होने पर भी विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है, क्योंकि बिना परिपथ का विभवांतर होता है। परिपथ भंग होने पर टर्मिनल वोल्टता का अस्तित्व नहीं रहता है। यह परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, और यह परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इसे विभवमापी से नापते हैं, इसे वोल्टमीटर से नापते हैं। अब विभवमापी वोल्टमीटर में क्या अंतर है हम समझते हैं, और हमने ये भी बता दिया कि इसमें जब नापते हैं तो ये ओरिजिनल वोल्टेज से भी थोड़ा बताता है। ये वाला 1.5 है तो ये 1.5 ही बताएगा, समझे। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे 1.4 है तो ये 1.3 बताएगा, ये तो भी कम बताएगा। पेपर में एक क्वेश्चन आता था पहले, विभवमापी वोल्टमीटर से ज्यादा श्रेष्ठ है क्यों, पुरानी बुक में होगा लास्ट में, है ना। एक क्वेश्चन आता था पहले कि विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है क्यों। इसके पीछे का कारण ऐसा समझ लो कि जो माइक चालू है, विभवमापी जो होता है, विभवमापी इसको इंग्लिश में पोटेंशियोमीटर कहते हैं, ठीक, और वोल्टमीटर जो है एक वो जो लिए रहते करते हैं, येलो ब्लैक कलर का रहता है, उसमें 2 ऐसे लिए रहते हैं, वो सब कुछ नाप देता है ना, उसे क्या कहते हैं, मल्टीमीटर। हाँ, मल्टीमीटर कहते हैं, वो सब नाप देता करता है ना। उसमें करंट नापना हो, वोल्टेज नापना हो, रेजिस्टेंस नापना हो, सब नाप लेता है। ऐसा मैंने सुना है, देखा नहीं, ऐसा ही है, मल्टीमीटर ही है। हाँ, बताते रहे ना, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, ITI नहीं किया हूँ ना, ITI भी एडमिशन नहीं पाया, IIT में तो खैर पा ही नहीं सकता, जिसमें पाया एडमिशन उसमें कास्ट रिजर्वेशन नहीं मिला मुझे, ठीक है 44% वाले को कंप्यूटर साइंस दिए थे, हो गया, छोड़ो। नहीं, मैं अपना नहीं बता रहा, ये मत सोचो। विभवमापी में क्या होता करता है कि जैसे मान लो ये उपकरण है,
इस उपकरण को जब हम किसी या फिर बैटरी के सिरों के बीच लगाएंगे, ये क्या है, बैटरी सेल है, ये सेल का प्लस है माइनस, अगर इसका हम प्लस माइनस कनेक्ट कर दें, ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ये प्लस माइनस हमने कनेक्ट किया, अब कनेक्ट किया तो ये हमको रीडिंग बताएगा, है ना। बात ये है कि ये वाला कम क्यों बताता है, इसको समझते हैं। मान लो ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में दो तार थे, ये था सेल, सेल का ये प्लस है माइनस है, ये इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, ठीक है। वोल्ट मीटर भी आखिर चला ना, यहाँ पर जो सुई थी, ये सुई इधर से कहाँ आएगी, इधर आएगी, सुई इधर से इधर आएगी, तो सुई चलने के लिए कुछ एनर्जी पाएगी। अब सुई एनर्जी क्या आसमान से पाएगी, सुई एनर्जी कहाँ से लेगी, इसमें फ्लक्चुएशन होगा तो ये एनर्जी कहाँ से ले लेगा, सेल से। तो सेल का जो वोल्टेज था वो वोल्टेज लेके ही ये वोल्ट मीटर चलता है, इसी का वोल्टेज लेके ये वोल्ट मीटर चलता है, और फिर इसी का वोल्टेज बताता है। तो जो ये वोल्ट मीटर हमें बता रहा होगा, क्या वो फिक्स वैल्यू होगी, नहीं, वो इसी का वोल्टेज खा गया कुछ, फिर बता रहा है, यानी ओरिजिनल वोल्टेज से क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा कम मान बता रहा है। नापने की बात हो रही है, जो विभव होता है उसको ऐसे ही नापा जाता है, लेकिन ये विभव थोड़ा सा क्या बताता है, कम, भी ओरिजिनल भी, ठीक है। यहां जो भी बताएगा वो इसके ओरिजिनल टर्मिनल वोल्टेज से कम बताएगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो चलने के लिए खुद चला, तो खुद चलने, यहाँ रीडिंग होती है, खुद चलने के लिए इसी से तो एनर्जी लिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा क्यों नहीं होता, इसके पास खुद का एक सेल लगा होता है, इसका पर्सनल सेल है ये। विभव मापी में क्या होता है, इसको चलाने के लिए इसका खुद का एक सेल होता है। तो जब हम विभव मापी को पिट से चालू करते हैं तो इसकी रीडिंग ज़ुई, जैसे बाइक में नहीं होता जब चाबी ऑन करो ज़ुई, मजा आ जाता है, एकदम फील आता है, लगता है कोई हैवी मशीन चालू हो गई है ना। जब वो खी आवाज आता है, वो टंकी का मोटर घूमता करता है ना, बड़ा मजा आता करता है जब वो साउंड आता है। तो ओला वाले क्या जाने, वो तो बटन मार दिए पता ही नहीं चला, चुहिया जैसे चल रही सुई। हाँ यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पे जैसे बटन मारे तो विभव मापी यानी जो पोटेंशियोमीटर था ये खुद में चालू हो जाता है, ठीक है। मतलब अब ये जो है ये रेडी है, इसमें जो फ्लक्चुएशन होगा उसके फ्लक्चुएशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन देता है, ये इसका खुद का पर्सनल सेल होता है, ये देगा। अब जब हम ये वाले सेल का क्या चेक कर रहे हैं, ईएमएफ चेक कर रहे हैं, हमको ईएमएफ चेक करना है, और ईएमएफ हमने बताया ये ईएमएफ होता क्या है, कौन है भाई, कहाँ खो गए थे, सुई में चला गया था क्या दिमाग, मैक्सिमम वोल्टेज होता है, ये क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज। अब मैक्सिमम वोल्टेज को हमें कम थोड़ी जानना है, हमें तो ज्यादा से ज्यादा जानना है, तो इसके लिए क्या करता है, ये खुद को चलाने के लिए एक सेल लगा होता है और ये चलता है। तो अब जब ये बताएगा क्या ये चलने के लिए इसकी ऊर्जा खाएगा, नहीं खाएगा, तो ये जो बताता है वो कोई भी कम वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए किसी भी चीज का वोल्टेज नापने के लिए कौन सी चीज प्रेफर की जाती है, विभव मापी। दूसरी चीज, इसके पीछे कांच लगा होता है, इसमें कांच नहीं लगा होता, वो अब हमें ज्यादा जानकारी वाली चीज नहीं, बस जान लो। इसमें क्या है, जैसे ये सुई है, जैसे घड़ी है, अगर मैं इधर साइड से देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि अभी 8:30 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। उधर श्रीकांत देखेगा तो उसको लगेगा 8:30 कब के बज चुके हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। इधर वाले देखेंगे तब उनको बराबर दिखेगा, है ना। इसका मतलब उसे कुछ कहते हैं लंबन दूर होना, ऐसे कुछ कहते हैं। मतलब अगर सुई है, अब सुई जो है एकदम सामने से देखेंगे तो हमें बीचों बीच दिखनी चाहिए, क्या दिखनी चाहिए, बीचों बीच। अगर हम किनारे से देखेंगे तो सुई तो इधर दिखेगी, और अगर इधर से देखेंगे तब तो इधर दिखेगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम ज्यादा हो जाएगी। इसमें पीछे कांच लगा होता है, तो कांच देख के उसकी परछाई देख के बताया जाता है। अब परछाई तो देखने वाले पर निर्भर नहीं करती, उसको तो जिधर शीशा में परछाई होती है, शीशम परछाई होती है, अरे होती है भाई, बोलते हैं हाँ नहीं होती, होती है। शीशा में तुम्हें अपना मुंह नहीं दिख रहा, अच्छा तुम लोग शब्द वेदी बाण में फंसते हो। तो विभव मापी में किसको नापा जाता करता है, ईएमएफ को। ईएमएफ नापने के लिए कौन सा उपकरण यूज करना है, विभव मापी। और नॉर्मल वोल्टेज नापने के लिए क्या यूज करना है, ये। और जो भी ये वोल्टेज होता है ये कौन सा होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है। क्लियर हो गया। तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिया है, विभव मापी और वोल्ट, अरे नहीं, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में अंतर, ठीक है। अब यही अंतर ही इसकी परिभाषा है, ठीक। एक बार अंतर क्विक रिवाइज मारो। विद्युत वाहक बल में हमने क्या बोला, यह खुले परिपथ में किसी सेल का विभवांतर होता है,
और यह अधिकतम विभवांतर होता है। यह परिपथ पर निर्भर नहीं करता, परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहता है। ये प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता, यह परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। इसे मापने के लिए हम विभव मापी यूज करते हैं। इसमें क्या बता दिया, यह किसी बंद परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल होता है या फिर सेल के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर होता है। यह परिपथ में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है, परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व नहीं रहता है। यह परिपथ के प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है, ठीक, और इसे हम वोल्टमीटर से नापते हैं, ठीक, और ये उससे कम रहेगा, मतलब ईएमएफ से हमेशा कम होता है, ठीक, हमेशा नहीं होता है, एक रेयर केस है, उसको हम आगे देख लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सीधे परिभाषा के पास। सेल का ईएमएफ, ईएमएफ का नॉर्मल मतलब तो समझ रहे हो, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को बहा रहा है, इलेक्ट्रॉन बहा रहा है, फिर कुछ भी कह सकते हो तुम। तो कहाँ गया, परिभाषा आपको दिख रही होगी, सेल का विद्युत वाहक बल दिख रहा है ना। इसमें लिखा है किसी सेल में एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या फिर जितना कार्य करना पड़ता है, वही V = W/Q। तो यहाँ V = W/Q की जगह क्या फार्मूला आ जाता है, ईएमएफ, ईएमएफ को दर्शाया जाता है E = W/Q, मतलब एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़ रहा, कार्य ही ऊर्जा है, कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़े थे ना, कार्य बराबर ऊर्जा में परिवर्तन, है ना। तो जितना कार्य करना पड़ रहा वही क्या कहलाता है, उस सेल का विद्युत वाहक बल। यह किसी सेल की आंतरिक क्षमता को दर्शाता है, बाहर वाली नहीं। सेल जो हम खरीद के लाए 1.5 वोल्ट है, उसकी आंतरिक क्षमता को बता रहा है, ठीक। फिर नीचे क्या लिखा है, खुले परिपथ में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर होता है, अर्थात जब सेल में कोई भी धारा नहीं प्रवाहित हो रही। क्लियर है, ये तो दिमाग में बैठ गई होगी अब लाइन। लास्ट में फार्मूला है, मात्रक होता है, सब लोग जानते ही हो, ठीक। फिर आता है टर्मिनल वोल्ट था, ये पिछले साल की बुक में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है किसी सेल में एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में, ये वाले में क्या था, ईएमएफ में क्या था, पूरे परिपथ में, ये वाले में क्या है, बाहर, केवल परिपथ की बात करता है, इसको परिपथ से मतलब नहीं, ये अंदर की बात कर रहा है कि अंदर हम इतने पावरफुल हैं, ये बोलता है हम बाहर इतने पावरफुल हैं, ठीक है। जैसे अंदर नहीं लगता कि हमें बहुत ताकत है, दीवार में घूसा मारते हैं ताकत पता चल जाती है, ठीक, ताकत होनी चाहिए, जैसे कल वो बंदा दिखाया है बोलता है 14 साल जेल जाने को तैयार है। तुम भी सुन रहे थे, क्या बोल रहा था, आप होते कौन हैं? हाँ हाँ, बाकी लड़के बताओ, थोड़ा दिमाग से डिस्टर्ब है इसलिए बोल रहा है। तुम लोग की हिम्मत है ऐसे बोलने की सपने में बोल सकते हो ऐसा, सपने में बोल सकते हो, नहीं बोलोगे भी क्यों, लड़कियां बोल सकती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, लड़कियां बोल सकती हैं, वो चुटकी बजा के बोल देंगी, सर आप अपने काम से काम रखिए, इट्स माई, आई मी एंड माई सेल्फ, आई विल लिव माई लाइफ, पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी झोंक देंगी वहां पे। नहीं होता है, आजकल की बिटिया और वो हो चुकी हैं कि हम अपनी लाइफ से जी रहे हैं, जैसे नहीं भागती रहती रीवा में जाके, तो उन्हीं को अगर कोई कुछ बोल देगा यही बोल देंगे, इट्स माई लाइफ, आई कैन एंजॉय माई लाइफ, आई लिव माई लाइफ, हु द हेल आर यू टू कमांड मी, हु द हेल आर यू टू कंट्रोल मी। तुम काहे खनखना रहे हो कब से? इसमें वीडियो में लोग गलत समझ लेते हैं, बार बार खन खन की आवाज क्यों आती है, ये दुनिया पित्तल दी तो नहीं है टकरा जाती है। आगे देखो, सेल की टर्मिनल वोल्टता में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक। अब इसे बुक बहुत सुंदर है, किसी सेल में एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में, समझ रहे हो, बाहर बस बहा रहे हैं, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या फिर जितना कार्य करना पड़ता है, टर्मिनल वोल्टता कहलाता है, ठीक। फिर नीचे क्या लिखा है, अर्थात जब सेल से धारा ली जाती है या फिर सेल को धारा दी जाती है तो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को ही टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। इतना डिटेल में लिखा हूं, उसके बाद तुमको कठिन लगता है, ठीक। अब नीचे फार्मूला है बच्चों वाला, फिर नीचे 2 नोट दिए हैं मैंने, जब सेल को धारा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे नोट बहुत इंपॉर्टेंट था। नोट क्या है, जब करंट हम किसको देंगे, सेल को, तो इसका जो वोल्टेज आएगा वो ग्रेटर देन ई हो जाएगा, और जब सेल से हम करंट निकालेंगे, ये पहला नोट हो गया, ये दूसरा नोट, जब करंट हम देंगे किसको, सेल को, यानी सेल को असल में क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो V का मान क्या हो जाएगा, ई से ज्यादा। अगर हम इस वाले सेल की बात करें तो 1.5 होता है, तो टर्मिनल वोल्टता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अरे तुम ऐसे सोचो कि मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज है,
बैटरी डिस्चार्ज है, अब तुम उसको चार्ज कर रहे हो तो बाहर वाला करंट ज्यादा है कि अंदर वाला करंट ज्यादा है? बाहर वाला करंट ज्यादा है, तब मैं उसको चार्ज कर रहा है, इसे चार्ज कर लेगा। अब यहाँ पे अगर कर दिया तो V इज लेस देन E, है ना। नॉर्मल अवस्था में E इज कॉल्ड, वो लिखा है, EMF क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज होता है। हो गया। फिर आता है यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? तो सेल के अंदर वाला विभवांतर अगर हम बात करें तो वही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। ठीक, सेल क्या है तो हमने देख लिया था, जल्दी से करते हैं इसको खत्म। अब आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये एक प्रकार का वंडर ऑफ साइंस है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये कई साल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, पिछले साल इसमें 2 लाइन की डेफिनेशन है, इस साल की बुक में बहुत गजब की लाइन की डेफिनेशन है। ठीक, मैंने भर के रख दिया है। देखो सेल है, अब सेल में हमने देखा था, अगर शुष्क सेल याद हो तुम लोग, तो इसमें कई प्रकार के पदार्थ भरे थे। एक तो ये इलेक्ट्रोड था, फिर इसमें हमने ऐसे कुछ भरा था MnO2 याद हो अगर, और फिर उसके बाद हमने और ऐसे कुछ भरा था NH4Cl याद है। तो इसमें खूब सारा पदार्थ भर देते हैं। अब ये पदार्थ में क्या कोई रुकावट नहीं होती? रुकावट तो पानी में भी है, पानी में नमक डाल के घोल दो, क्या फुल स्पीड में प्रकाश की गति से घुलता है? धीरे धीरे घूमता है। ठीक है, जो बीच में रहता है उस पर सबसे कम बल लगता है घूमने में, उसमें 11th की फिजिक्स लगेगी, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। सेल है, शुष्क सेल, सूखा सेल, ड्राई सेल। इसमें अंदर जो पदार्थ भरा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड भरे थे, अमोनियम क्लोराइड भरे थे, ये सब के कारण जो इलेक्ट्रॉन थे उनको चलने में दिक्कत आती है। अब इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस हमने पढ़ा था कि ये सतह से जिंक जो होते हैं, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन अंदर फेंकते हैं, हमने पढ़े थे ना। जिंक क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर फेंकते हैं। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन सतह पर रहता है, इसीलिए वैज्ञानिकों, इलेक्ट्रॉन सतह पर रहता है और जिंक खुद अंदर आ जाता है। तो ये सतह पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ से एक अगर तार जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर से जाता है ऐसे। क्या मस्त बनाया ना मैं, यहाँ कुछ प्रतिरोध भी लगा देना वरना डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इससे होके कहाँ आता है, इधर साइड आता है ना। अब इलेक्ट्रॉन इधर साइड आया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो अमोनियम वगैरह है, NH4+ वगैरह है, MnO2 है, ये उन इलेक्ट्रॉनों क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन असल में कहाँ आ चुके हैं, इस कार्बन के इलेक्ट्रोड पर। अब कार्बन की छड़ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनको ग्रहण करने के लिए अमोनियम वगैरह आएंगे, लेकिन अमोनियम वगैरह जब आएंगे तो क्या उनको आने में रुकावट नहीं होगी, कुछ तो रुकावट होगी, है ना। तो बस यही रुकावट क्या कहला जाती है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल के अंदर प्रयुक्त विद्युत अपघट्य द्वारा आयनों के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है, परिभाषा देख लो क्या लिखी हुई है, सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य जान ही गए, जो भी भरे हो माल पानी हो विद्युत अपघट्य। सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा प्रवाह में जो रुकावट डाली जाती है उसे सेल का विद्युत आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब इसमें एक बात आगे एक्स्ट्रा लिख दी है धारा ओरा के बारे में, ठीक, उसको देख लो। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण ही इसमें इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है, रीजन है। अब हमने देखा था कि विद्युत वाहक बल ज्यादा होता है और टर्मिनल वोल्टता क्या हो जाती है, कम। तो अगर नॉर्मली देखें तो अंदर का ज्यादा होता है, बाहर का कम, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चलने लगता है अंदर आवेश भी चलते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन बाहर चल रहा है, धनायन तो अंदर चल रहा है ना। तो जब आयन चलते हैं, विद्युत अपघट्य के आयन आपस में मूविंग करते हैं, चलते हैं इधर उधर, तो उनके चलने में रुकावट आती है और इसी कारण जो टर्मिनल वोल्टता होती है वो कम हो जाती है, किससे, EMF से, ठीक है, क्योंकि आयनों को चलने में आती है दिक्कत। आगे है आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल के अंदर ऊर्जा का कुछ भाग H=I²RT के अनुसार गर्म उसमें ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाता है। सब लोग जानते हो ये बात, ठीक है। अब आता है आंतरिक ऊर्जा के लिए व्यंजक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्लियर हो गया ना, तो क्या उसको लास्ट में देखना है, प्रभावित करने वाले कारक। आंतरिक ऊर्जा के लिए व्यंजक पेपर में कई साल आया है, एक प्रकार का तुम कह सकते हो वंडर ऑफ साइंस है आंतरिक ऊर्जा के लिए व्यंजक। जब मैं ऐसे कह देता हूं तो लोग एक एक पार्ट को 10 दिन पढ़ते हैं, बोलते हैं इसी से आएगा जो आएगा, इससे एक क्वेश्चन आएगा। और ये तो तुम जान लो दुनिया में कोई नहीं जानता कि पेपर में क्या आएगा सिवाय बनाने वाले के। अब 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हैं, अब उसमें से कौन सा आ जाएगा। तो कोई कहा भी करे कि ये वाला आएगा तो उस पर भरोसा मत किया करो। तुम भरोसा कर रहे हो किसी पे तो तुम ही मूर्ख हो, ठीक है, मेरे ऊपर भी मत किया करो, सब पढ़ के जाओ। गेस है कई बार फंस जाता है,
इसको लगाने के लिए आपको एक सूत्र लगाना पड़ेगा जो बहुत बार यूज करेंगे, इसके हम न्यूमेरिकल भी लगाएंगे तो उसमें यूज करेंगे, वो है धारा बराबर विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो यहां पर एक फार्मूला यूज होता है, कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अभी तक हम लोग केवल बाह्य परिपथ के प्रतिरोध की बात कर रहे थे, फिर जब से सेल पढ़ लिए तो पता चला सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट में भी आपस में आयन को चलने में दिक्कत आती है ना। तो इससे क्या पता चला, प्रतिरोध होते हैं टोटल 2 ठो। ये आज गिरेगा क्या, एक होता है स्मॉल आर और एक होता है कैपिटल आर, और विद्युत वाहक बल को हम किससे दर्शाते हैं, ई से। चलो तो इसको व्यंजक को लगाने के लिए आपको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना, बस तुम्हें ये लाइन पता होनी चाहिए थी। अब आगे तुम धनकते चले जाओ, ठीक है, एक बार चढ़ गए सीढ़ी में, अब उतरते जाना है। धारा क्या होती है आई, विद्युत वाहक बल क्या होता है ई, और ये होता है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, होता है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिख देते हैं। अच्छा है, कुल प्रतिरोध बाहर वाला भी अंदर वाला भी। शुरू का इंट्रो तुम्हें आता ही है, नहीं आता तो बता दूंगा, ये इधर इंटू हो जाएगा, तो आई आर प्लस आई आर इक्वल टू क्या बन गया ई। हम जानते हैं आई आर, ये तो ओम के नियम में पढ़े थे यार, तो ये वी प्लस आई आर बन गया इक्वल टू ई। तो अगर मैं यहाँ से वी की वैल्यू लाऊं, अगर मैं यहाँ से वी की वैल्यू लाना चाहूँ तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई माइनस आई आर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये कब की बात चल रही है, जब हम सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब सेल से धारा ले रहे हैं, सेल को धारा दे नहीं रहे हैं, सेल से धारा ग्रहण की जा रही है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर देखो जो भी है वो टर्मिनल वोल्टा है, तो टर्मिनल वोल्टा जो है ई में से कुछ हिस्सा घट रहा है। ये मान लो क्या था 1.5, अब उसमें कुछ तो करंट बहा है ना, तार जोड़े हो, कुछ तो करंट बहा, अब कुछ तो प्रतिरोध रहा होगा, है ना। तो कुछ प्रतिरोध था और कुछ करंट था, मान लिया ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया 0.5, तो ये कितना आ गया 1, यानी भी की वैल्यू 1 हो गई ना। तो अभी मैंने एक बात तुम्हें बताई थी, आंतरिक प्रतिरोध के कारण ही सेल के सिरों के बीच विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। तो आंतरिक प्रतिरोध आया, आंतरिक प्रतिरोध है या घटवा देता है, वरना अगर आंतरिक प्रतिरोध ना होता, आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता तो V इक्वल टू ई आ जाता कि नहीं। तो यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध के कारण ही सेल का जो टर्मिनल वोल्टा होता है उसके ईएमएफ से कम हो जाता है। अगर आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो जाए तो V इक्वल टू ई, यानी हमें मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त होगा। लेकिन प्रतिरोध तो रहता है सेल के अंदर, आयन ऐसे थोड़ी है कि एकदम मुक्त हैं, आराम से चल लेंगे, आयनों को चलने में कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी। तो बस इसी के कारण V इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। ई माइनस आई आर का मतलब जो टर्मिनल वोल्टा है ई में से कम हो रही है, कितना कम हो रही है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर कम हो रही है। क्लियर हो गई बात। अब इसी को हम आर की वैल्यू लाना है, हमें पढ़ना क्या है, आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक आर की वैल्यू लाओ, आई आर इधर रखो, ये हो जाएगा ई माइनस बी, अब आई गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, ये हो जाएगा ई माइनस बी अपॉन आई। आई का ऐसा फार्मूला रखो कि भी कट जाए, है ना, तो आई इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आर। बाकी ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है, ठीक है। पेपर में प्रश्न आता करता है किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर मतलब टर्मिनल वोल्टा प्रवाहित धारा और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए, ये भी एक आंसर है। इसके बाद भी तुम्हारी इच्छा है लगाने की तो आई की वैल्यू रखो। आई की वैल्यू क्या होती है, चूंकि आई इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आर, इसलिए आर इक्वल टू क्या आ जाएगा ई माइनस बी अपॉन वी अपॉन आर। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब हम जानते हैं बटे आर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, ये हो जाएगा ई माइनस बी अपॉन वी। कोई दिक्कत। अब हम जानते हैं जब इस तरह बट्टे दिखता है हम अलग अलग कर लेते हैं तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा आर ई अपॉन वी माइनस बी अपॉन वी, ये कट गया 1 आ गया, आर इक्वल टू क्या आ गया आर ई अपॉन वी माइनस 1। यही है अपना आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस इसका रूप बदल के आता है। वाह मजा आ गया। इसका रूप बदल के कैसे आता है, पेपर में लिख देता करता है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टा बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। बुक के नीचे एक लाइन लिखी हुई है मैंने जो पेपर में प्रूव करने में आती है, कहाँ है लिखा है ना, यही सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। क्लियर हुआ। तो इसको लगाने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना था, और वो फार्मूला, ये आज कैसे वीडियो भाग देता है यार,
ये हवा का प्रभाव पड़ता है। हवा से आग घूम जाता, तो ढीला हो गया, आज उसको टाइट कर दूंगा, पानी डाल दूंगा, जंग लग जाएगा, टाइट हो जाएगा, प्लास्टिक में जंग लगाऊंगा मैं, साइंटिस्ट तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध लाने के लिए तुम्हें शुरू में इंट्रो देना है। इंट्रो बुक में दिया हुआ है, देखो, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बली है, आंतरिक प्रतिरोध R है, बाह्य प्रतिरोध R है, उसमें प्रवाहित धारा I है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला कई न्यूमेरिकल हल कराएगा, ठीक। और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल अपने को बहुत सारे पढ़ने हैं। तो कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब कुल विद्युत वाहक बल तो भैया ई भर है, ठीक। इसको जनरली ई एक्सटर्नल भी कुछ जगह लिखा रहता करता है, आगे आएगा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, आगे आएगा न्यूमेरिकल। फिर इसके बाद इसको इधर गुणा कर दिए, भी होता है, ये इधर साइड हमने एक नया फार्मूला बना लिया, यहाँ से बस हो गया, क्लियर है, ठीक। अब इसके आगे का हम लोग देखते हैं कल हम संयोजन पढ़ लेंगे 10 मिनट में, फिर आ जाएगा किरचॉफ का नियम। तो कल की क्लास किरचॉफ का नियम जरूरी रहेगा, और कोशिश करेंगे थोड़ा सा अंत रहे, कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्लास समाप्त होती है, अब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा।